हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। आज का हमारा एमएससी का टॉपिक है कंट्रोल इन कार्बोनिल कंडेंसेशन। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कार्बोनिल कंडेंसेशन को कंट्रोल करने के लिए कुछ मेथड्स। लेकिन उससे पहले हमें ये भी पता होना चाहिए कि हमें कार्बोनिल कंडेंसेशन को कंट्रोल करने की जरूरत क्यों पड़ी। तो ये वाली हमारी वीडियो रिलेट करती है इससे पहले वाली वीडियो से, जहां पर हमने डिस्कस किए थे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड के सिंथेसिस और रेट्रोसिंथेसिस। तो इससे पहले वाली वीडियो के अंदर जहां पर हमने अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड के रेट्रोसिंथेसिस को डिस्कस किया और सिंथेसिस को भी डिस्कस किया। तो जब हमने उनका रेट्रोसिंथेसिस देखा तो हमें वहां पर किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलती है। तो रेट्रोसिंथेसिस के अंदर आपको कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन जब हमने अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड के अंदर सिंथेसिस करवाया तो वहां पर हमें कुछ प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। मेनली वहां पर हमें दो प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, और वो दो प्रॉब्लम कौन कौन सी है। उसके अंदर सबसे पहली प्रॉब्लम आती है कीमोसेलेक्टिव प्रॉब्लम और दूसरी है रीजियोसेलेक्टिव प्रॉब्लम। तो इस स्लाइड से आपको पता लगा कि ये वाला टॉपिक हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं दो मेन प्रॉब्लम की, जो कि है कीमोसेलेक्टिव प्रॉब्लम और रीजियोसेलेक्टिव प्रॉब्लम। अब ये क्या होती है और किस तरीके से अराइज होती है, इसे समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। तो आप ये वाला एग्जाम्पल देखिए, और इसके अंदर हम करवा रहे हैं रेट्रोसिंथेसिस। यहाँ पर हम ले रहे हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, जिसका हम करवाएंगे फंक्शनल ग्रुप इंटरकन्वर्जन, साथ में होगा इसका डिहाइड्रेशन। जिसके बाद में आपको देखने को मिलेगा बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड। और जब इस बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड का 1,3 डिस्कनेक्शन करवाया जाता है तो आपको इस तरीके से दो सिंथोन देखने को मिलते हैं। तो ये क्या है, ये है सिंथोन्स। और इन सिंथोन्स को आगे कन्वर्ट किया जाएगा सिंथेटिक इक्विवेलेंट के अंदर। तो ये आपको जो ए और बी से डिनोट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये है सिंथेटिक इक्विवेलेंट। तो इन सिंथेटिक इक्विवेलेंट का यूज हम तब करते हैं जब हमें इस पर्टिकुलर कंपाउंड का फिर से सिंथेसाइज करवाना होता है। तो अब हम इसका सिंथेसाइज भी देख लेते हैं। लेकिन जैसे हम इसका सिंथेसाइज करवाने जाते हैं, हमारे पास एक प्रॉब्लम आती है, और वो प्रॉब्लम ये है कि हमें पता है कि यहाँ पर इनोल का फॉर्मेशन होगा। लेकिन अब ये इनोल का फॉर्मेशन इस कंपाउंड से भी हो सकता है और इस कंपाउंड से भी हो सकता है। तो कौन सा कंपाउंड इनोलाइज्ड होगा, ये हम कैसे पता करें। तो कौन सा कंपाउंड यहाँ पर इनोलाइज होगा उसका हमें पता नहीं चलेगा। तो इस तरीके से यहाँ पर अराइज होती है कीमोसेलेक्टिव प्रॉब्लम। तो यहाँ पर ए कंपाउंड भी इनोलाइज हो सकता है और बी कंपाउंड भी इनोलाइज हो सकता है। तो कौन सा कंपाउंड इनोलाइज होगा ये हमें नहीं पता। और मान लीजिए अगर हम यहाँ से कोई भी एक कंपाउंड ले लेते हैं, मान लीजिए हमने यहाँ पर एक कंपाउंड सेलेक्ट कर लिया, तो हम यहाँ पर लेते हैं एक कंपाउंड। जब हम इस एक कंपाउंड को आगे ट्रीट करते हैं तो वहां पर हमें ये नहीं पता चलेगा कि इस एक कंपाउंड के अंदर भी कौन सी साइड से इनोलाइज होगा, यानी कि ये वाली साइड इनोलाइज होगी या फिर ये वाली साइड इनोलाइज होगी। तो ये वाली होती है हमारी रीजियोसेलेक्टिव प्रॉब्लम। हमें रीजन एग्जैक्ट नहीं पता चल रहा है कि कहाँ से ये इनोलाइज प्रोसेस है वो होने वाली है। तो इस रीजियोसेलेक्टिव प्रॉब्लम को आप इस रिएक्शन से भी समझ सकते हैं। इस रिएक्शन के अंदर हमारे पास ये ए वाला सिंथेटिक इक्विवेलेंट है जो हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब इस ए सिंथेटिक इक्विवेलेंट के अंदर आपको दो साइड देखने को मिलेगी जहां से प्रोटॉन का रिमूवल हो सकता है। एक तो ये वाली साइड है जहां पर आपको 3 प्रोटॉन दिखाई दे रहे हैं, और एक ये वाली साइड है जहां पर आपको 2 प्रोटॉन दिखाई दे रहे हैं। तो इन दोनों ही साइड से एसिडिक प्रोटॉन का रिमूवल हो सकता है। तो जब इस पर्टिकुलर कंपाउंड को ट्रीट करते हैं हम बेस के साथ में ट्रीट करने पर यहाँ से क्या होगा, जो एसिडिक प्रोटॉन है वो रिमूव हो जाएगा, क्योंकि जो बेस होता है ये उसे एक्सट्रैक्ट कर लेगा और कार्बन पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। तो अब हम यहाँ पर दो तरीके से पाथ को देख सकते हैं, पाथ नंबर 1 और पाथ नंबर 2। मान लीजिए हमने इस कंपाउंड को बेस के साथ में ट्रीट किया। पहले पाथ के अंदर क्या होगा, हाइड्रोजन है वो यहाँ से रिमूव होगा और आपको इस तरीके का कंपाउंड देखने को मिलेगा। वहीं जो पाथ नंबर सेकंड है, पाथ नंबर सेकंड के अंदर जो हाइड्रोजन है वो यहाँ से रिमूव होगा और आपको कुछ इस तरीके का कंपाउंड देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि एक ही सिंथेटिक इक्विवेलेंट के अंदर दो साइड पॉसिबल है जहां से इनोलाइज हो सकता है। तो इस तरीके से अराइज होती है हमारी रीजियोसेलेक्टिव प्रॉब्लम। यहाँ से आपको पता लग गया कि सिंथेसिस के अंदर किस तरीके से कीमोसेलेक्टिव और रीजियोसेलेक्टिव प्रॉब्लम अराइज होती है। अब इनका सॉल्यूशन क्या है, अब इनके सॉल्यूशन के लिए हमें क्या है, काफी सारे अलग अलग मेथड अप्लाई करने पड़ते हैं। यहाँ पर इनोलेट फॉर्मेशन की जो प्रॉब्लम्स है उन्हें अवॉइड करने के लिए हम कुछ मेथड्स का यूज करते हैं, जिनके अंदर सबसे पहला जो मेथड आता है वो आता है सेल्फ कंडेंसेशन। सेल्फ कंडेंसेशन करवाने से जो हमारी कीमोसेलेक्टिविटी की प्रॉब्लम होगी वो अवॉइड हो सकती है, क्योंकि जो दोनों ही कंपाउंड होते हैं वो सेम होते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप ये रेट्रोसिंथेसिस देखिए। इस रेट्रोसिंथेसिस के अंदर हम लेते हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, जिस पर हम अप्लाई करते हैं फंक्शनल ग्रुप इंटरकन्वर्जन। इसका डिहाइड्रेशन होगा और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड। अब इस बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड का हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर 1,3 डाइऑक्सीजन डिस्कनेक्शन करवाएंगे, जिसके बाद में आपको ये दो तरीके के यहाँ पर सिंथोन देखने को मिलते हैं।
और ये जो दोनों सिंथोन है इसे हम जब सिंथेटिक इक्विवेलेंट के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो आपको यहाँ पर ए और बी इस तरीके के सिंथेटिक इक्विवेलेंट देखने को मिलते हैं। तो ये दोनों क्या है, ये है सिंथेटिक इक्विवेलेंट। तो अब आपने यहाँ पर देखा कि रेट्रोसिंथेसिस के अंदर दो सिंथेटिक इक्विवेलेंट है वो सेम ही है। तो यहाँ पर हमें अलग से चूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हम स्टार्टिंग मटेरियल ये वाला लें या फिर ये वाला। तो यहाँ पर हम सिंथेसिस के अंदर क्या करेंगे, यहाँ पर हम सिंथेसिस के अंदर लेंगे 2 मोल सिंथेटिक इक्विवेलेंट जिसकी हम रिएक्शन करवाएंगे बेस के साथ में, और आपको यहाँ पर आपका टारगेट मॉलिक्यूल बनता हुआ दिखाई देगा। तो इस तरीके से जो सेल्फ कंडेंसेशन है वो प्रॉब्लम दूर करता है कीमोसेलेक्टिविटी से। इसके साथ में हम एक और एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। इस एग्जांपल के अंदर हमारा जो रेट्रोसिंथेसिस है उसके अंदर हम ये वाला कंपाउंड लेते हैं और यहाँ से ये जो डबल बॉन्ड है इसे ब्रेक किया जाता है। जब इनका अल्फा बीटा डिस्कनेक्शन होगा तो आपको इस तरीके से सिंथेटिक इक्विवेलेंट देखने को मिलेंगे। अब इन सिंथेटिक इक्विवेलेंट का यूज करेंगे हम सिंथेसिस के अंदर। तो यहाँ पर आप ए वाला सिंथेटिक इक्विवेलेंट लीजिए या फिर बी वाला, दोनों सेम ही है। तो यहाँ पर हम शुरू करते हैं ए वाले सिंथेटिक इक्विवेलेंट से। तो ये जो ए वाला सिंथेटिक इक्विवेलेंट है इसे हमने यहाँ पर लिया है, इसकी रिएक्शन करवाई है बेस के साथ में। तो यहाँ पर जब बेस के साथ में रिएक्ट करवाएंगे तो यहाँ से जो प्रोटॉन है वो रिमूव हो जाएगा, क्योंकि जो बेस होता है ये उस प्रोटॉन को एक्सट्रैक्ट कर लेता है और कार्बन पर आ जाता है नेगेटिव चार्ज। और अब आएगा दूसरा सिंथेटिक इक्विवेलेंट। अब ये सेकंड जो बी सिंथेटिक इक्विवेलेंट है वो यहाँ पर आता है और इसके साथ में रिएक्ट करता है। तो आपको इसके बाद में कुछ इस तरीके से कंपाउंड बनता हुआ दिखाई देगा। अब इस कंपाउंड का डिहाइड्रेशन होगा, डिहाइड्रेशन होने के बाद में हमारा जो टारगेट मॉलिक्यूल है उसका फॉर्मेशन हो जाता है। तो आपने देखा किस तरीके से जो सेल्फ कंडेंसेशन है उसने कीमोसेलेक्टिविटी की जो प्रॉब्लम है उसे सॉल्व कर दिया। इसके बाद में हम बात करते हैं हमारे अगले मेथड की। अगला मेथड है हमारा इंट्रामोलिकुलर कंडेंसेशन। अब ये जो इंट्रामोलिकुलर कंडेंसेशन होता है इसके अंदर आपको सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होते हुए दिखाई देगा, लेकिन फिर भी यहाँ पर कीमोसेलेक्टिविटी और रिजियोसेलेक्टिविटी दोनों तरीके की जो प्रॉब्लम है वो अराइज हो सकती है। लेकिन फिर भी क्या होता है, जो कंडेंसेशन होता है ना वो यूजुअली क्या होता है, रिवर्सिबल होता है। और रिवर्सिबल होने के साथ साथ यहाँ पर 5 और 6 मेंबर रिंग आपको देखने को मिलेगी, जो कि एक स्टेबल रिंग होती है जिसे हम प्रेफर कर सकते हैं। तो ये जो इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन होती है ये कंट्रोल करने के लिए इजी रहती है। तो इस मेथड से भी हम जो कार्बोनिल कंपाउंड का कंडेंसेशन है उसे कंट्रोल कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए हमने ये वाला कंपाउंड लिया है और इस कंपाउंड को हम इस तरीके से भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो जब इस कंपाउंड को हम बेस के साथ में ट्रीट करते हैं तो हमारे पास दो तरीके के पाथ देखने को मिलते हैं, फर्स्ट और सेकंड। अगर पहले हम बात करें फर्स्ट पाथ की तो यहाँ पर क्या होगा, ये बेस जब इसके साथ में ट्रीट किया जाएगा तो जो प्रोटॉन है वो इस कार्बन से रिमूव होगा, और इस कार्बन से जब प्रोटॉन रिमूव होगा तो इस कार्बन पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। और आगे जो रिएक्शन है वो इस तरीके से प्रोसीड होते हुए लास्ट स्टेप के अंदर होगा इसका डिहाइड्रेशन, और फाइनल प्रोडक्ट के तौर पर आपको देखने को मिलेगा 8 मेंबर कंपाउंड जो कि अनस्टेबल होगा। वहीं अगर हम बात करें पाथ नंबर सेकंड की तो जब ये कंपाउंड इस बेस के साथ में रिएक्ट करता है तो जो इस बार जो हाइड्रोजन रिमूव होगा वो इस वाले कार्बन से रिमूव होगा, और इस वाले कार्बन से रिमूव होगा तो यहाँ पर आ गया नेगेटिव चार्ज। और इसके बाद में जो रिएक्शन है वो कुछ इस तरीके से प्रोसीड होते हुए इसके लास्ट स्टेप के अंदर होगा इसका डिहाइड्रेशन, और उसके बाद में आपको यहाँ पर मेंबर्ड कंपाउंड देखने को मिलेगा एज अ प्रोडक्ट जो कि स्टेबल होता है। तो इस तरीके से हम क्या इंट्रामोलिकुलर कंडेंसेशन करवाकर भी कार्बोनिल कंडेंसेशन पर कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि जो इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन होती है वो कंट्रोल करने में इजी होती है। इसके बाद बात करते हैं हमारे थर्ड मेथड की, जो कि है यूज ऑफ कंपाउंड विच कैन नॉट इनोलाइज। मतलब हम कुछ ऐसे कंपाउंड्स का यूज करें जो कि इनोलाइज ना हो सके, क्योंकि जब कोई कंपाउंड इनोलाइज नहीं होगा तो वो रिएक्ट करेगा सिर्फ एज अ इलेक्ट्रोफाइल। तो वो वहां पर इनोलाइज नहीं हो रहा तो वहां पर क्या होगा, कंडेंसेशन रिएक्शन के अंदर वो सिर्फ एज अ इलेक्ट्रोफाइल ही बिहेव करेगा, और इस तरीके के जो कंपोनेंट होते हैं उनके अंदर आपको अल्फा हाइड्रोजन देखने को नहीं मिलेगा। एग्जाम्पल के लिए हमने यहाँ पर एक कार्बोनिल कंपाउंड लिया है जिसके अंदर आपको इन आर ग्रुप्स की जगह अगर आपको इस तरीके से ग्रुप देखने को मिले तो वो कंपाउंड इनोलाइज नहीं हो सकता। यानी कि इस तरीके के जो कंपाउंड है वो रिएक्ट करेंगे एज ए इलेक्ट्रोफाइल, और इलेक्ट्रोफाइल रिएक्ट करेंगे तो इसका मतलब इन कंपाउंड के अंदर आपको किसी भी तरीके का अल्फा हाइड्रोजन भी देखने को नहीं मिलेगा। तो आपके लिए आइडेंटिफाई करना इजी हो जाएगा कि कौन सा कंपाउंड इनोलाइज होगा या कौन सा कंपाउंड इनोलाइज नहीं होगा। जो इनोलाइज होगा उसके अंदर आपको अल्फा हाइड्रोजन देखने को मिलेगा, और जो इनोलाइज नहीं हो सकता उसके अंदर आपको अल्फा हाइड्रोजन देखने को नहीं मिलेगा। तो इसे भी आप एज अ ट्रिक याद कर सकते हैं कि कौन सा कंपाउंड इनोलाइज होगा या नहीं होगा। इसके बाद में अब हम इस थर्ड पॉइंट का एग्जांपल डिस्कस करते हैं। इस एग्जांपल के अंदर हम देखते हैं रेट्रोसिंथेसिस, और रेट्रोसिंथेसिस के अंदर हमने लिया है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। जब हम इस अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड का डिस्कनेक्शन करवाते हैं तो आपको यहाँ पर दो तरीके से सिंथेटिक इक्विवेलेंट देखने को मिलेंगे, और इन दोनों सिंथेटिक इक्विवेलेंट को हम नाम दे देते हैं, इसको हम बोल देते हैं ए और इसको हम बोल देते हैं बी। तो यहाँ पर आपको ए और बी के अंदर एक चीज दिखाई दे रही है, बी के अंदर आपको यहाँ पर हाइड्रोजन लगा हुआ दिखाई देगा, जबकि ए के अंदर आपको यहाँ पर CH3 ग्रुप लगा हुआ दिखाई दे रहा है।
तो इन दोनों कंपाउंड के अंदर आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको अल्फा हाइड्रोजन देखने को मिलेगा, जबकि यहाँ पर आपको कोई भी अल्फा हाइड्रोजन देखने को नहीं मिलेगा। यानी कि ये जो बी वाला कंपाउंड है ये एक्ट करेगा एज सिंपली इलेक्ट्रोफाइल, और ये वाला जो कंपाउंड है ये क्या होगा, ये इनोलाइज हो सकता है। तो देखा आपने किस तरीके से इजीली आइडेंटिफाई कर लिया कि कौन सा कंपाउंड इनोलाइज हो सकता है और कौन सा कंपाउंड इनोलाइज नहीं होगा, जो सिर्फ एज ए इलेक्ट्रोफाइल वर्क करेगा। तो इसी वजह से हमने जो सिंथेसिस की शुरुआत की है वो ए कंपाउंड से की है। हम यहाँ पर ए वाला कंपाउंड लेंगे, इसकी रिएक्शन करवाएंगे बेस के साथ में, बेस के साथ में करवाएंगे तो यहाँ से क्या होगा, एक अल्फा हाइड्रोजन यहाँ से बेस के द्वारा एक्सट्रैक्ट कर लिया जाएगा और उसके बाद में इस कार्बन पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पर क्या होगा, इस इनोड का फॉर्मेशन हो जाता है। अब इसके बाद में हमारा जो सेकंड कंपाउंड था जो कि एक्ट कर रहा था एज ए इलेक्ट्रोफाइल, वो आता है और वो इस इनोल के साथ में रिएक्ट करता है और आपको कुछ इस तरीके से कंबाइंड कंपाउंड देखने को मिलता है। फिर इस कंपाउंड की डिहाइड्रेशन होगी और डिहाइड्रेशन होने के बाद में हमारा जो टारगेट मॉलिक्यूल है उसका सिंथेसाइज हो जाता है। तो ये था एग्जांपल जिसके अंदर हमने देखा कि कौन सा कंपाउंड इनोलाइज हो सकता है और कौन सा कंपाउंड इनोलाइज नहीं हो सकता। तो इनकी हेल्प से भी हम क्या है, कार्बोनिल कंपाउंड का जो कंडेंसेशन है उन पर कंट्रोल कर सकते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं हमारे फोर्थ मेथड की। हमारा जो फोर्थ मेथड है वो है यूज ऑफ स्पेसिफिक इनोल इक्विवेलेंट। हमें यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक इनोल इक्विवेलेंट्स का यूज करना होगा, जैसे कि हम यहाँ पर यूज करेंगे एक्टिवेटिंग ग्रुप का, या फिर हम विटिक रिएक्शन परफॉर्म करवाएंगे, या फिर हम रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन परफॉर्म करवाएंगे, जिसकी हेल्प से हम कार्बोनिल कंपाउंड के कंडेंसेशन पर कंट्रोल रख सकते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है वो है यूज ऑफ एक्टिवेटिंग ग्रुप। अब यहाँ पर ये जो एक्टिवेटिंग ग्रुप है ये मोस्टली हम लेते हैं एस्टर, और एस्टर का यूज हम मेनली उस पोजीशन के लिए करेंगे जहां पर हमें इनोलाइजेशन करवाना होगा। तो इसके लिए आप ये वाला एग्जांपल देखिए, इस एग्जांपल के अंदर ये है रेट्रोसिंथेसिस, और रेट्रोसिंथेसिस के अंदर हम ये वाला कंपाउंड लेते हैं। इस कंपाउंड का जब हम अल्फा बीटा डिस्कनेक्शन करवाते हैं तो आपको इस तरीके से दो सिंथेटिक इक्विवेलेंट देखने को मिलेंगे। अब ये जो सिंथेटिक इक्विवेलेंट है इसके अंदर ये वाला जो सिंथेटिक इक्विवेलेंट है इसे एक्टिवेट करने की जरूरत है। इसके बाद में इसे एक्टिवेट करने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पर एस्टर लेंगे जो कि आपको इस तरीके से दिखाई देगा। तो जब हम इस कंपाउंड का सिंथेसिस करवाएंगे तो आप इस कंपाउंड के साथ में ये वाला सिंथेटिक इक्विवेलेंट ना लेकर आप ये वाला सिंथेटिक इक्विवेलेंट यूज करोगे इसके सिंथेसिस के लिए। तो चलिए अब हम इसके सिंथेसिस की भी प्रोसेस डिस्कस कर लेते हैं। तो सिंथेसिस के लिए हमने हमारा एस्टर वाला कंपाउंड लिया है जिसकी रिएक्शन हम करवाएंगे बेस के साथ में। जब यहाँ पर बेस के साथ में इसकी रिएक्शन होगी तो यहाँ से क्या होगा, एक प्रोटॉन रिमूव हो जाएगा और इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। इसके बाद में हमारा जो कार्बोनिल कंपाउंड था वो आता है और इसके साथ में रिएक्ट करता है। रिएक्ट करने के बाद में आपको कुछ इस तरीके का कंपाउंड देखने को मिलता है और इसका होगा आगे हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस करवाने के बाद में क्या होता है, ये जो एस्टर ग्रुप है ये चेंज हो जाता है कार्बोक्सिल ग्रुप के अंदर। अब इस कार्बोक्सिल ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड का हम करवाएंगे डीकार्बोक्सिलेशन, जिसके बाद में आपको यहाँ पर इस तरीके का कंपाउंड देखने को मिलता है। अब इस कंपाउंड का होगा डिहाइड्रेशन, देन उसके बाद में हमारा जो टारगेट मॉलिक्यूल है उसका फॉर्मेशन हो जाता है। तो आपने देखा यहाँ पर किस तरीके से हमने सिंथेसाइज किया एस्टर का यूज करके। इसके बाद में बात करते हैं हमारे अगले पॉइंट की जो कि है विटिक रिएक्शन। विटिक रिएक्शन का जो रेट्रोसिंथेसिस है वो यहाँ है और इसके सिंथेसिस की प्रोसेस आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो रेट्रोसिंथेसिस के अंदर हम ये वाला कंपाउंड लेंगे जो कि हमारा टारगेट मॉलिक्यूल है। इस टारगेट मॉलिक्यूल पर हम अप्लाई करेंगे विटिक रिएक्शन और साथ में यहाँ पर होगा अल्फा बीटा डिस्कनेक्शन, जिसके बाद में आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके से सिंथोन देखने को मिलेंगे। अब आपको ये वाला जो सिंथेटिक इक्विवेलेंट है ये तो देखने को मिल गया, लेकिन यहाँ पर ही आपको ये वाली जो नेगेटिव चार्ज स्पीसीज यानी कि जो एनायनिक स्पीसीज देखने को मिल रही है ये एज ए सिंथोन है। अब हमें कन्वर्ट करना होगा इसके सिंथेटिक इक्विवेलेंट के अंदर। तो इसे सिंथेटिक इक्विवेलेंट के अंदर कन्वर्ट करने के लिए हम ये वाला रिएजेंट यूज करेंगे, जिसको हम आगे इस तरीके से इनके सिंथेटिक इक्विवेलेंट के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अब हमारा जो सिंथेटिक इक्विवेलेंट है वो ये है, इसे हम बोल देते हैं ए और इसे हम बोल देते हैं बी। तो जब हमें इस पर्टिकुलर टारगेट मॉलिक्यूल का सिंथेसाइज करवाना होगा तो हम इस स्पीसीज को ना लेकर इन दो स्पीसीज का यूज करेंगे। तो यहाँ पर हमने दिया है बी स्पीसीज जिस पर ये ए स्पीसीज आकर रिएक्ट करती है और उसके बाद में आपको कुछ इस तरीके का कंपाउंड देखने को मिलता है। फिर इसकी रिएक्शन होती है एल्किल लिथियम के साथ में और आपको कुछ इस तरीके का कंपाउंड देखने को मिलेगा। अब हमारा जो सेकंड वाला सिंथेटिक इक्विवेलेंट था वो आता है और इस कंपाउंड पर एक्ट करता है, जिसके बाद में आपको आपका टारगेट मॉलिक्यूल देखने को मिलता है। तो इस तरीके से होती है विटिक रिएक्शन के अंदर रेट्रोसिंथेसिस और सिंथेसिस। अगली जो हमारी रिएक्शन है वो है रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन, और रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन यूजफुल रहती है बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर के लिए। तो यहाँ पर आपको रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन दिखाई देगी। तो इस रिएक्शन के अंदर क्या होता है, हम यहाँ पर लेते हैं अल्फा हेलो एस्टर, जिसकी रिएक्शन हम जिंक की प्रेजेंस के अंदर करवाते हैं कीटोन के साथ में। जब ये दोनों आपस के अंदर रिएक्ट करते हैं तो आपको यहाँ पर प्रोडक्ट देखने को मिलेगा, वो मिलेगा बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर। तो हमारा जो टारगेट मॉलिक्यूल है वो है बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर, जो कि यहाँ पर यूज हो रहा है इस रेट्रोसिंथेसिस के अंदर एज ए टारगेट मॉलिक्यूल। जब हम इस बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर का 1,3 डिस्कनेक्शन करवाएंगे तो आपको यहाँ पर दो तरीके से सिंथोन देखने को मिलेंगे।
और इन सिंथोन के जो सिंथेटिक इक्विवेलेंट होंगे वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो ये है बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर का रेट्रोसिंथेसिस, जिसके अंदर से हमें ये 2 सिंथेटिक इक्विवेलेंट देखने को मिलेंगे। अब इन 2 सिंथेटिक इक्विवेलेंट का यूज करेंगे हम वापस से हमारा जो टारगेट मॉलिक्यूल है उसे सिंथेसाइज करने के लिए। यहाँ पर हमने दोनों हमारे जो सिंथेटिक इक्विवेलेंट थे उनका यूज करते हुए यहाँ पर हम क्या करेंगे, बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर का फॉर्मेशन करेंगे, जो होता है हमारा टारगेट मॉलिक्यूल। तो ये था आज का हमारा वीडियो, जहां पर हमने कार्बोनिल कंडेंसेशन के अंदर कंट्रोल करने के लिए काफी सारे मेथड्स को डिस्कस किया। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।